आदाब साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरए के लिए 300 क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला। क्या पार्ट आज 5 में पार्ट है आज, यानी कि 5वां पार्ट है डीआरए परीक्षा के लिए 300 आंसर की महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो एक से स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो नंबर 101 पर है, अनुबंध अधिनियम की धारा 222 यह प्रदान करती है कि एक एजेंट का नियोक्ता उसे उस प्राधिकरण द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग में ऐसे एजेंट द्वारा किए गए सभी वैध कृत्यों के परिणामों के खिलाफ उसकी निंदा करने के लिए बाध्य है। ये अनुबंध यानी कि 222 ये बात प्रदान करती है। 102 क्या कह रहा है, एक एजेंट किसी भी आपराधिक या गलत कार्य के लिए अपने प्रिंसिपल से किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है। यह अधिनियम की धारा 224 प्रदान किया गया, यानी कि धारा के बारे में बताया गया। अगर आप आपराधिक या गलत कार्य करते हैं तो यह धारा 224 के अंतर्गत आएगा। 103 है, अनुबंध अधिनियम की धारा 224 के अनुसार जहां एक व्यक्ति दूसरे को एक ऐसा काम करने के लिए नियुक्त करता है जो कि आपराधिक है, नियुक्त एजेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो या तो व्यक्त निहित वचन पर या अधिनियम के परिणामों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए, मतलब कोई दबाव बनाकर आपराधिक कार्य करवा रहा तो ये 224 के अंतर्गत आएगा धारा के। 124 है, फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट FDCA यूएसए का एक संघीय अधिनियम है जो कि उपभोक्ता ऋणों के संग्रह में अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश करके निष्पक्ष ऋण संग्रह प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहता है। ये मतलब FDCA का बारे में बताया गया है, संघीय अधिनियम है एक। 105 है, ब्रिटेन में डेट कलेक्शन एजेंसी को ऑफिस फॉर फेयर ट्रेडिंग OFT द्वारा लाइसेंस और विनियमित किया जाता है। OFT ने गाइडलाइन बनाई है कि डेट कलेक्शन एजेंसी कैसे काम कर सकती है। ये OFT की फुल फॉर्म भी होगी, OFT के बारे में हो गया। ये ब्रिटेन का डेट कलेक्शन है। 106 RBI भारत सरकार और कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के परामर्श से द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स नामक कोड का अंतिम रूप से निर्धारित करता है और बैंकों को दिशा निर्देश को अपनाने की सलाह देता है। 107 है, ऋणदाताओं को ब्याज दरों और सेवा के शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव को नोटिस देना चाहिए। उधारदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दर में परिवर्तन और शुल्क केवल संभावित रूप से प्रभावित होते हैं। ये कुछ बड़े बड़े आंसर हैं, 3-3 लाइनों के हैं, तो इनको गहराई से पढ़ लीजिएगा। 108 है, समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने, तेज करने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग करने का निर्णय लेने से पहले उधारकर्ता को नोटिस देना चाहिए, जैसे कि ऋण समझौते या उचित अवधि में निर्देश दिया गया था अगर ऋण समझौते में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है। मतलब ये बात कह रहे हैं आप, समझौते के अनुसार उसको नोटिस भी देना चाहिए, और जो ऋण में समझौते हुए हैं जो कि गाइड उनमें लिखा गया है लोन लेते वक्त, उसी अवधि में या उसी बात को ध्यान में रखते हुए बातचीत आपको करनी है। 109 है, ऋणदाताओं को ऋण के भुगतान या ऋण की प्राप्ति पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करना चाहिए। किसी अन्य दावे के लिए किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन उधारदाताओं के पास उधारदाताओं के खिलाफ हो सकता है। 110 है, यदि राइट ऑफ सेट का उपयोग किया जाना है तो उधारकर्ता को शेष दावे के बारे में पूर्ण विवरण के साथ उसी के बारे में नोटिस दिया जाएगा और उसके तहत उधारदाता को संबंधित दावा भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने का हकदार है। 111 है, ऋणदाताओं को ऋण की मंजूरी के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए को छोड़कर उधारदाताओं के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना है। कोई नई जानकारी जो पहले उधारकर्ता द्वारा प्रकट नहीं की गई थी आई है ऋणदाता या बैंक की सूचना, तब बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि कोई बीच का आदमी कोई नई जानकारी देता है कि वो पहले मूल स्थान से हटकर कहीं दूसरी जगह रह रहा है, तो बैंक जो है उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये और कोई भी बात हो सकती है। और 112 है, उचित व्यवहार
संहिता के अलावा प्रत्येक बैंक को इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र तैयार करना होगा। 113 है, बैंक ने अपनी वेबसाइट पर उनके द्वारा अपनाई गई फेयर प्रैक्टिस कोड को भी अपनाया और व्यापक प्रचार किया। 114 है, रिजर्व बैंक को बैंकों के खिलाफ मुकदमों की संख्या में वृद्धि और संबंधित बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठा जोखिम को परिणामी संभावित दुर्प्रभावों के मद्देनजर भारत में बैंकों द्वारा वसूल एजेंटों की नियुक्ति में शामिल नीति, अभ्यास और प्रक्रिया की समीक्षा करनी पड़ी। 115 है, आरबीआई ने नवंबर 2007 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनाने के लिए बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों को शामिल करने के संबंध में दिशा निर्देश के लिए मसौदा परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। 116 है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वसूली एजेंट को उधारकर्ताओं को डिफॉल्ट मामले अग्रेसित करते समय बैंकों को उधारकर्ता को एजेंट के नाम और टेलीफोन नंबर जैसे विवरणों को सूचित करना सुनिश्चित करना होगा। यानी कि कोई उधारकर्ता डिफॉल्ट कर रहा है यानी डिफॉल्टर पना दिखा रहा है तो बैंक को उधारकर्ता के एजेंट का नाम और टेलीफोन नंबर को सुनिश्चित करना होगा कि ये आदमी दिख कर रहा है ज़्यादा। 117 है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक के पास एक तंत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिससे वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जा सके। वसूली एजेंट के विवरण की सलाह देते समय तंत्र का विवरण भी उधारकर्ताओं को प्रस्तुत करना चाहिए होगा। 118 है, बैंकों को ये सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वसूली एजेंट के साथ अनुबंध असभ्य, गैरकानूनी और सदिक व्यवहार और वसूली प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। 119 है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा ऋण वसूली के लिए नियुक्त एजेंटों को उन कार्यों से बचाना चाहिए जो कि बैंक की अखंडता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 120, भारतीय बैंक संघ IBA तो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान IIBF के परामर्श के प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों और प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों और गैस स्नातकों के लिए न्यूनतम 100 घंटे के प्रशिक्षण के साथ रिकवरी एजेंटों को लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तैयार करने की सलाह दी और स्नातकों को लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण। यानी कि IIBF एक संस्था है जो कि ये कराती है, DRA करा रही है आपको, 100 घंटे का प्रशिक्षण होता है। आप अगर इंटर पास करे हुए हैं तो, अगर आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो 50 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ही आपको रिकवर एजेंट के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तब आप काम कर सकते हैं। 121 है, बैंकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त पारदर्शिता है और बैंक वसूली की प्रक्रिया में लगे रहते हुए अपने कानूनी और प्रतिष्ठा जोखिम को प्रभावी ढंग से संबोधित कर रहा है। 122 है, वसूली एजेंट बैंकों द्वारा दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में RBI सीमित अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र में या तो क्षेत्राधिकार या कार्यात्मक वसूली एजेंट को नियुक्त करने से बैंक पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। 123 है, बैंक ग्राहक को ब्याज की गणना की विधि के बारे में पहले ही बता देगा कि समान मासिक किस्तें या चुकौती के किसी अन्य तरीके से माध्यम के भुगतान ग्राहकों को दे ब्याज और मूलधन के खिलाफ कैसे उपयोग होगा। यानी कि अगर आपकी किस्तें बन रही हैं तो इतने रुपए की किस्त बनेगी तो इतना ब्याज आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा, या आप इतने समय से पहले जमा कर देते हैं मोटी किस्तें तो आपके जो है ब्याज कम पड़ेगा। तो ये जो आपको जो है सारी बातें आपको बतानी होंगी ब्याज की गणना के बारे में। 124 है, बैंक की सुरक्षा कब्जे की नीति या उद्देश्य चूक की स्थिति में बकाया राशि की वसूली करना है, ना कि संपत्ति की उसके संचयन के उद्देश्य से। यानी कि जो आपकी बकाया राशि है उसी को आपको वसूली करना, ना कि आप उससे कहोगे तेरी संपत्ति कुर्क होगी, ये होगा वो होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। 125 है, बैंक की सुरक्षा कब्जे की नीति सुरक्षा के पुनर्ग्रहण, मूल्यांकन और वसूली में निष्पक्षता और पारदर्शिता को मान्यता देती है। यानी कि बैंक सुरक्षा कब्जे की नीति जो है सुरक्षा का पुनर्ग्रहण करती है, मूल्यांकन करती है, वसूली में निष्पक्षता यानी कि कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए, इस बात को मान्यता देती है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सारी की सारी वीडियो आपको 300 आंसरों की टोटल बना कर दूंगा। रोज की एक वीडियो डाल रहा हूँ, 5वीं वीडियो है आज ही, ऐसे ही रोजाना वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।